महादेव केएसजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे धौलपुर के राजवंश का इतिहास। आज बच्चे ने कहा बोला गुरुजी जाट ही पढ़ा दो, आज जाट दिवस भी है। कितनी तारीख है? 13 अप्रैल है आज। तो 13 अप्रैल को आज हम पढ़ेंगे धौलपुर राजवंश का इतिहास, धौलपुर का इतिहास। सबसे पहले अपन देखते हैं कोई भी रियासत आती है तो धौलपुर आया कहाँ से, कौन है धौलपुर? दिल्ली में तोमर वंश के राजा राज्य किया करते थे। तंवर जो होते थे वो तोमर कहलाए। तो वहाँ उनका एक जो राजा था उसका नाम था धवल सिंह। दिल्ली के तोमर वंश का कौन था? धवल सिंह। और धवल सिंह ने एक कस्बा बसाया जिसका नाम था धवलपुरी। कौन सा पुरी? धवलपुरी, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? धौलपुर। ठीक है। तो दिल्ली राजवंश में एक तोमर वंश ने काम किया है। तोमर वंश में धवल सिंह ने धवलपुरी कस्बा बसाया था जो वर्तमान में धौलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अब दिल्ली में तोमर जो थे वहाँ से अपने इसका अध्ययन करते हैं। तो आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ वहाँ से कि भाई ये दिल्ली में तोमर वंश जो थे उनको पराजित करके और पृथ्वीराज चौहान ने अधिकार कर लिया था उन पर। किसने कर लिया था? पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर अधिकार था। तोमर उनके क्या थे? मामा नाना के लड़के थे। तो पृथ्वीराज चौहान के अधीन थे। किसके अधीन था? पृथ्वीराज चौहान के अधीन। अब बताओ पृथ्वीराज चौहान के बाद में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की जब हत्या की गई, उसको मार दिया गया, तो कौन आ गए थे? मोहम्मद गोरिया मुसलमान आ गए। तो दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? मुसलमान। तो जिसका दिल्ली पर अधिकार हो जाएगा उसका किस पर अधिकार हो जाएगा? धौलपुर पर। ठीक है। तो अब मुसलमानों का अधिकार किस पर हो गया? धौलपुर। तो मध्यकाल में मुस्लिमों का अधिकार इस पर हो गया धौलपुर पर। अब इसके बाद में देखते हैं कि मध्यकाल में एक एपिसोड आता है, एक तो मुगल काल और एक सल्तनत काल। तो सल्तनत काल के यानी मुगल काल में जो भी सल्तनत काल जो थी वो 1192 से लेके और 1526 तक के काल को तो कहते हैं सल्तनत काल। कौन सा काल? सल्तनत काल। और मुगल काल की बात की जाए तो 1526 से लेके और 1707 को क्या कहते हैं? मुगल काल। और ये दोनों आते हैं मध्यकाल में। कौन से काल में? मध्यकाल में। ठीक है। तो सल्तनत काल में यानी यहाँ जो थे वो 3-4 राजवंशों ने राज किया था। और उनका सूत्र है गुड़ का तसला में। गुड़ खा तसला। गुड़ यानी गुलाम वंश, खा यानी खिलजी वंश। गुलाम वंश जो था वो 1206 से और 1290 और खिलजी वंश 1290 से 1320। गुड़ खाता है यानी तुगलक वंश। ये 1320 से 1414। यानी सैयद वंश, ये 1414 से 1451। और ला यानी लोधी वंश, ये 1451 से 1526 तक। ठीक। और मैं यानी मुगल काल, और मुगल काल 1526 से 1707। ठीक। तो यहाँ पे जब ये राज कर रहे थे, ये सल्तनत काल के बादशाह जब राज कर रहे थे, तो धौलपुर पर जो था वो इनका कोई प्रतिनिधि होता था और यहाँ का जाट राजा जो होता था उनके अधीन कार्य करता था। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था। लेकिन जब ये लास्ट का समय आता है तो इनके खिलाफ लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। लास्ट में लोधी वंश में 2-3 शासक आते हैं। बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। बहलोल लोधी का लड़का था सिकंदर लोधी। कौन सा लोधी? सिकंदर। तो सिकंदर लोधी ने इसके ऊपर आक्रमण किया धौलपुर पर। ये थोड़ा बगावती तेवर पर आ गया था। तो 1489 में
सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? सिकंदर। और आक्रमण करके और फिर इसने क्या किया? खिराज वसूल किया, खिराज टैक्स वसूल किया और इसको छोड़ दिया। यहाँ के जो शासक था उससे खिराज वसूल कर लिया। ठीक है साहब। अब 1502 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने पुनः आक्रमण किया, पुनः आक्रमण किया, दोबारा टैक्स लेने के लिए आया। और जब पुनः आक्रमण किया तो उस समय एक राजा था, थोड़ा शक्तिशाली था, उसका नाम था विनायक देव। धौलपुर का राजा का क्या नाम था? विनायक देव। तो विनायक देव ने उसको पराजित कर दिया। विनायक देव ने सेना को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई। बोला अपनी सेना को पराजित कर दिया। दिल्ली का बादशाह यहाँ बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद में बड़ा था इब्राहिम लोदी। ठीक। तो बहलोल लोदी ने कुछ नहीं किया, लेकिन सिकंदर लोदी बड़ा महत्वाकांक्षी आदमी था, तो इसने 2 बार आक्रमण किया। दूसरी बार जब इसकी सेना हार के लौटी तो ये अपनी पूरी ताकत के साथ आक्रमण करता है और 1504 में उसने तीसरी बार आक्रमण किया और बड़ी सेना के साथ इन्होंने इस पर धावा बोला और आक्रमण करके इसने धौलपुर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? धौलपुर। अब धौलपुर पर जब अधिकार किया तो यहाँ के जो शासक थे, धौलपुर के जो शासक थे, वो ग्वालियर वाले क्षेत्र तक इनका कब्जा रहता था। धौलपुर जो है वो एमपी और यूपी दोनों से मिलता हुआ जिला है। राजस्थान की ज्योग्राफी में जब आप देखोगे तो यूपी और एमपी दोनों की बाउंड्री कौन बनाता है? धौलपुर। ठीक है। तो यहाँ ग्वालियर जो था, ग्वालियर तक इनका कब्जा रहता था। तो इन्होंने राजधानी पर कब्जा कर लिया। मान लो दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो भाग के सापरा भाग के आ जाए। ठीक है। तो ये भाग के कहाँ, इसने क्या किया? इस पर कब्जा कर लिया, धौलपुर अधिकार किया। तो विनायक देव कहाँ चला गया? ग्वालियर। विनायक देव कहाँ चला गया? ग्वालियर। दूसरी ओर जब इन्होंने आक्रमण किया सिकंदर लोदी ने, तो सिकंदर लोदी अपनी पूरी सत्ता दिखाएगा, ताकत दिखाएगा। यहाँ जो थे वो जाट राजवंश राज्य कर रहे थे। तो जाट जो होते हैं हिंदू होते हैं और ये मुस्लिम थे। तो इन्होंने यहाँ मंदिरों को तोड़ा, मंदिर तोड़े, इसके अलावा गायों को कटवाया और यहाँ मस्जिदों का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? मस्जिद। इसके साथ ही साथ अब ये चाहता था कि ये धौलपुर अपने कब्जे में रहे, तो इन्होंने यहाँ पे अपने वफादार सिपह सालार को नियुक्त किया, जिसका नाम था कमरुद्दीन। क्या नाम था? कमरुद्दीन। तो सिकंदर लोदी ने किसको तैनात किया? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन को गवर्नर नियुक्त किया। ठीक। अब इसके बाद में कुल मिला के धौलपुर पर किसका अधिकार हो गया? लोधी राजवंश का। लोधियों का डायरेक्ट प्रतिनिधि हो गया। पहले के जमाने में ये जो थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, इनको ये टैक्स दिया करते थे। समझाएगा? ये राजा क्या देते थे? टैक्स देते। लेकिन लास्ट में लोधी काल में टैक्स देना बंद कर दिया। तो पहली बार तो आक्रमण करके टैक्स ले लिया, फिर नया राजा बना, फिर उसने टैक्स देना बंद किया, तो उसने फिर सेना भेजी तो उसने हरा दिया। और जब हरा दिया तो राजा खुद अपनी सेना लेके आया, धौलपुर पर क्या कर लिया? कब्जा। ठीक। यहां तक आप समझ गए। इसके बाद में क्या हुआ कि 1517 में अगला शासक बना इनके जो लोधी वंश था, सिकंदर लोधी, इनका पुत्र था इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी बना। उस समय अपना जो मेवाड़ का जो राणा था उसका नाम था सांगा, राणा सांगा उर्फ कट्टा। बड़ा खतरनाक आदमी था। तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। आपने सुना भी होगा खातौली का युद्ध, बाढ़ी का युद्ध, सुना है? तो 1517 में खातौली के युद्ध में किसको पराजित कर दिया? इब्राहिम लोधी को। 1517 मेवाड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कौन से मैदान में पराजित किया? खातौली के युद्ध में। खातौली के युद्ध में पराजित। और पराजित करके और इन्होंने 2 क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, एक बयाना और एक धौलपुर। बयाना का दुर्ग इनके कब्जे में था। समझाएगा?
तो इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया? बयाना और धौलपुर। ठीक, अब यहां से आगे नेक्स्ट क्या होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हो फिर देखते हैं। अब देखो ये मेवाड़ का दिन आ गया। किसका दिन आ गया? मेवाड़। मेवाड़ का दिन आने पर क्या हुआ कि मेवाड़ पर भी 1500 पहले से 1526 में एक हुआ था पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत। और पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और इब्राहिम लोदी को पराजित करके, हत्या करके, और इन्होंने मुगल वंश के नींव डाली। कौन से वंश की नींव डाली? मुगल वंश की नींव डाली। अब मुगल वंश की नींव डालेगी तो अब जो है वो सत्ता संघर्ष चलेगा। सल्तनत काल समाप्त हो रहा है, ये चीज़ समाप्त हो रही है। अब किसका चलेगा? मुगलों का। तो मुगलों में सबसे पहले कौन आया था? बाबर। तो बाबर ने क्या किया कि 1527 में एक युद्ध किया जिसका नाम था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में यहाँ देखो, खानवा के युद्ध से पहले बयाना का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना। दरअसल क्या हुआ था कि इसी युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, इसकी सेनाएं आगे बढ़ के और बयाना तक अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? जबकि बयाना और जो धौलपुर था वो किसके अधीन था? मेवाड़ के राणा सांगा के। तो राणा सांगा निश्चित रूप से उसके ऊपर आक्रमण करेगा। तो राणा सांगा 1526 में, 16 फरवरी 1527 में आक्रमण करने जाता है। कहाँ पे? बयाना को जीत लेते हैं। बयाना को जीतने के बाद में वो कहाँ के मैदान में जाते हैं? खानवा। और खानवा का युद्ध लड़ा गया किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा। और इसमें राणा सांगा जो है वो लड़ते हुए घायल हुए, और घायल हुए तो पराजित हो जाते हैं। और ये जो अपना क्षेत्र था धौलपुर और बयाना, इस पर किसका अधिकार हो गया? मुगलों का। धौलपुर और बयाना पर मुगलों का अधिकार, मुगलों का अधिकार। अब देखो, अब मुगलों का अधिकार हो गया। पहले किसका चल रहा था? सल्तनत काल का। अब किसका हो गया? मुगलों का। बाबर के बाद में कौन आया? हुमायूं। कौन सी आयु? हुमायूं। बाबर का जो कार्यकाल था 1526 से 30, और इसका था 1530 से 40। और हुमायूं के अधिकार मेरा कोई इसको चुनौती दे नहीं सका, क्योंकि इसके जो अपने राणा सांगा के जो वंशज थे वो बड़े कमजोर निकले, तो कोई समस्या ही नहीं हुई। अब आगे क्या हुआ? इसके बाद में शेरशाह सूरी। कौन सा सूरी? अब सूर वंश आ गया था 1540 से 45। ये बड़ा खतरनाक था। तो इसने हुमायूं को हटा के राजा बना था। तो इसने क्या किया, यहाँ पे क्या नाम है इसको, धौलपुर में शेरगढ़ का किला का निर्माण कराया। धौलपुर में कौन से किले का निर्माण कराया? शेरगढ़ किले का निर्माण कराया। किसने कराया था? शेरशाह सूरी। किसने कराया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ के किले का निर्माण कराया। अब यह याद रखना, शेरगढ़ का जो किला है वो अपनी दो जगह है। एक तो कहाँ है? धौलपुर अपना है ही, और दूसरा कहाँ है? बारा। धौलपुर और बारा, दो जगह शेरगढ़ का किला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। अब शेरशाह सूरी अपना काम कर रहा है। शेरशाह सूरी के बाद में इसको, ये वंश जब समाप्त होता है तो हुमायूं वापस राजा बनता है। हुमायूं के बाद में जो है वो अकबर 1556 से 1605, और अकबर के बाद में करता है अब तुम्हारा जहांगीर। कौन सा गिर? जहांगीर। तो अकबर ने अधिकार कर लिया था। अब जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर का एक बहुत खतरनाक सेनापति था, बताओ नाम याद हो तो तुम्हारे को बताओ कौन था, जिसने जहांगीर को गिरफ्तार भी कर लिया था, फिर नूरजहां ने उसे छुड़ाया था। वेरी गुड, महाबत खान। क्या नाम था? महाबत खान। तो जहांगीर ने धौलपुर जो था, धौलपुर की जो जागीर थी वो दो आदमियों को दी थी। एक तो फतेह खान और एक महाबत खान। फतेह खान और महाबत खान, इन दो को जागीर दे दी। अब ये फतेह खान और महाबत खान के पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में जहांगीर के बाद की बात की जाए तो जहांगीर के बाद में मुगल बादशाह कौन बना था? शाहजहां। कौन बना था? शाहजहां। तो कुल मिला के अधिकार इनके पास था, ये किसी को भी दे दिया करते थे। तो शाहजहां के दो उनके बेटों के मध्य लड़ाई होती है उत्तराधिकार की, दारा और औरंगजेब।
तो दारा और औरंगजेब एक युद्ध लड़ते हैं, चबूतरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चबूतरा का युद्ध धौलपुर में लड़ाया गया था। ठीक है, तो याद रखना। शाहजहां के उत्तराधिकार का युद्ध, कौन सा युद्ध था? चबूतरा का युद्ध। कहां लड़ा गया था? धौलपुर में। किस किस मध्य लड़ा गया था? दारा वर्सेज। कौन जीता था इसमें? औरंगजेब जीता था। और इसमें एक चीज और याद रखना, मैं इसमें बताया दूंगा, बूंदी का राम सिंह लड़ते हुए शहीद हुआ था इस युद्ध में। कौन लड़ते हुए था? बूंदी का राम सिंह। बूंदी का राम सिंह किसकी तरफ से लड़ते हुए शहीद हुआ? लड़ते हुए शहीद। तो अब जो है वो फिर राजा कौन बन जाता है? औरंगजेब। अब बताओ, औरंगजेब खतरनाक राजा था कैसे कोई छोटा मोटा राजा था? खतरनाक राजा था। तो इसके सामने किसी की हिम्मत होगी? तो किसको दे देंगे? चाचा जी को दे देंगे, भाई तुम ही रखो अपने पास। तो औरंगजेब के पास ही रह जाता है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। यानी मुगलों के पास रहा। अब इसके बाद में जो औरंगजेब था, तो औरंगजेब तो ताकतवर आदमी था, उसके तो किसी की औकात ही नहीं थी कि औरंगजेब के सामने टिक जाए। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इतने कमजोर थे कि पूछो मत। और औरंगजेब के बाद में एक शक्ति उभर के आई हिंदुस्तान में। बताओ, मुगलों के बाद में कौन सी शक्ति उभरी थी? मराठा। वेरी गुड, मराठा। तो इसके बाद में क्या हुआ कि भादोरिया एक स्थान पड़ता है, तो भादोरिया के कल्याण सिंह ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? धौलपुर पर अधिकार किया। तो क्योंकि मुगलों का अंत हो चुका था 1707 में, आप समझो कि जहां मुगल बादशाह औरंगजेब जाता है तो उसके बाद में मुगलों की सत्ता एकदम चुनौती देने लायक बन गई थी। तो उस समय क्या होता है कि ये आदमी अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। फिर मुगलों के बाद में इसके आसपास एक शक्ति बहुत ताकतवर बन के उभरी थी और उसका नाम था महाराजा सूरजमल। भरतपुर का जाट नेता था महाराजा सूरजमल। तो महाराजा सूरजमल ने क्या किया कि 1761 तक वो रहे, तब तक तो महाराजा सूरजमल जो थे भरतपुर के राजा थे। महाराजा सूरजमल ने धौलपुर पर अपना नियंत्रण रखा। धौलपुर पर क्या रखा? नियंत्रण रखा। नियंत्रण रखने का मतलब यह था कि यहाँ से ये पैसे ले लेते थे यहाँ के शासकों से, अपने अधीन में रखते थे और बस इनसे खिराज टैक्स लेके, और पूरा इनकी आय सबसे ज़्यादा थी महाराजा, इनके क्या नाम है इनका? सूरजमल। सूरजमल इतना ताकतवर था कि इसके सामने कोई मुंह नहीं उठा सका। तो 1761 तक तो ये स्थिति चलती रही। लेकिन जैसे ही महाराजा सूरजमल जाते हैं, और मराठा तो मराठा थे, वो तो छोड़ने वाले थे ही नहीं। मराठा लुटेरे आते हैं और लूटना क्या कर देते हैं? चालू कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मराठों ने मतलब इनको लूटा कहाँ से? डीग से लेकर धौलपुर तक लूट लेके बकरी, भैंस, गाय जो भी मिला सबको अंदर पैक करके ले गए। मराठों ने डीग से कहाँ तक लूटा? धौलपुर। साफ कर दिया, मिनक ना मिनक की जात, सबको ले गए। बांस मिल गया बांस, लकड़ी की मिल गई लकड़ी, मिट्टी मिल गई मिट्टी, जमीन से मिट्टी भी ले गए। जमीन रह गई बस, मिट्टी मतलब पेड़ पौधे जो भी मिल जाए। मराठे बड़े खतरनाक आदमी थे, छोड़ते नहीं थे कुछ भी अवशेष, पूरों को साफ कर दिया। अब इसके बाद में इसका छोरा बड़ा परेशान हो गया सूरजमल का। जवाहर सिंह सोचा यार क्या किया जाए। अपना डोगरा सू तो डरता। जवाहर सिंह की एक रिश्तेदारी थी इधर पंजाब सिक्कों से, तो उन्होंने सिक्कों को फ़ोन किया, बोला कि यार कहाँ का रिश्तेदार छूते? बोला कि कहीं बात हुई जीजा जी? कहीं बात हुई यार, लूट लेगा तारी भाई ने और लेगा। बोला कि यह बात अभी यहाँ पंजाबी खतरनाक खींचे है। तो जवाहर सिंह ने, सूरजमल के वंशज थे, क्या नाम था? जवाहर सिंह। भरतपुर लिख दूं मैं इसके? भरतपुर के जवाहर सिंह ने सिक्कों के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? सिक्के नहीं, सिक्के सिक्कों के साथ मिलकर किसका दमन किया? मराठों का दमन किया।
ठीक है साहब। अब इसके बाद में क्या हुआ, मराठों का दमन किया और वहाँ पे बोला अब तुम अपनी सत्ता चलाओ, वहाँ के राजा को कह दिया तुम अपने हिसाब से रहो। दूसरी ओर क्या हुआ कि एक वो था मुगलों का एक सेनापति था जिसका नाम था नब्ज खान। कौन सा खान? नब्ज खान। नब्ज खान ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? धौलपुर। इनकी उल्टी दशा चल ही रही थी, तो ये बड़े दुखी आदमी थे। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में यहाँ का एक शासक था धौलपुर का, धौलपुर के इनके वंशज है, जाट राजवंशी था, उसका नाम था लोकेंद्र सिंह। क्या नाम था? लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र सिंह मुगल बादशाह के दरबार में गया, बोला हुजूर आपके बच्चे हैं, आपके अमान में रहेंगे, आप जो कहेंगे हम आपको ही दे देंगे, टैक्स आप हमारी रक्षा करना और आप हमारे को अपना हमारी जो ज़मीन है वो बख्शिश में दे दो। तो लोकेंद्र सिंह ने मुगल बादशाह से राणा का किताब लिया। किसका किताब लिया? राणा का किताब। वापस धौलपुर प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? ठीक है साहब। धौलपुर चला गया तो धौलपुर वापस आ गया। मराठे जो थे मराठे थे, किसी के बाप के नहीं मानते थे। मराठों में एक था महादजी सिंधिया। कौन सा सिंधिया? माधवराव सिंधिया। इतना खतरनाक आदमी था भैया, क्या बताएं आपको। ओ भैया जी, 1887 में माधवराव सिंधिया ने, महादजी सिंधिया लिखो, माधवराव लिख दो, महादजी है चाहे माधवराव सिंधिया ने लोकेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? लोकेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और इनको गिरफ्तार करके माधवराव सिंधिया जो था ग्वालियर का राजा था। कौन से लियर का? ग्वालियर। अरे अपनी वसुंधरा राज्य है ना, वो कहाँ के घराने की है? ग्वालियर की तो है। महादजी सिंधिया के वंशज ये बड़े खतरनाक है, तभी तो है पूरे राजस्थान के राजाओं उस पर राज कर रहे हैं एमएलए पे। और इन्होंने ग्वालियर में कैद कर लिया। कहाँ कैद कर लिया? ग्वालियर। ग्वालियर के किले में कैद किया, और ग्वालियर के किले में कैद किया, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। ठीक। अब जैसे जैसे इनका आतंक बढ़ रहा था मराठों का, अब बताओ सबसे ज्यादा टेंशन किसको होगी? जो दूसरी शक्ति वो होगी उसको होगी। अब दूसरी शक्ति मराठों के समकक्ष कौन सी शक्ति बढ़ रही थी? अंग्रेज। कौन बढ़ रहे थे? अंग्रेज। अब टेंशन में कौन आएंगे? अंग्रेज। अब बैलेंस कौन करेंगे? अंग्रेज। अंग्रेज के भाई इसको छोड़ दो यार, क्यों पीछे पड़े हो इसको। अंग्रेजों ने एक बार बीच बचाव कर दिया था लेकिन मान नहीं रहे थे, तो अंग्रेजों ने दूसरी बार आक्रमण किया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1782 है डेट भैया, 1782 डेट याद रखना, मैंने 1800 लिख दी थी। ठीक है। क्या किया कि 2 दिसंबर 1789 को इन्होंने क्या किया कि गोहद गांव का जो लोकेंद्र सिंह था, गोहद गांव का क्या नाम था? लोकेंद्र सिंह। गोहद गांव के लोकेंद्र सिंह को, उसको ग्वालियर छीना। महादजी सिंधिया से क्या छीना? ग्वालियर। और ग्वालियर का किला दे दिया कि अब तो आराम से रहे, अब हम देख लेंगे इसको, ये अगर आक्रमण करता है तो आप। गोहद गांव के लोकेंद्र सिंह को क्या दिया? मराठों से ग्वालियर छीन कर दिया। क्या छीन कर दिया? ग्वालियर छीन कर दिया। अब बताओ, शेर के मुंह से तुमने निवाड़ा छीन लिया, कोई बात नहीं, छीन लिया। अंग्रेज बड़े चालू आदमी थे और छीन के खुद नहीं खा रहे, एक लोमड़ी को दे रहे, बोले तू खा ले। अब वो शेर ना निवाड़े को छोड़ेगा और ना लोमड़ी को। अंग्रेज बड़े चालू आदमी हैं। किसको दिया इन्होंने? लोकेंद्र सिंह को। 1782 में महादजी सिंधिया ने किस पर आक्रमण किया? लोकेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया और कान डाल दिया ग्वालियर के किले में। और यहीं रहा आराम से। तू बहुत शौक है तेरे को, अपने खिलाफ षड्यंत्र करता है कि महाराज मैं कुन करूँ, मन तो बल्ले हार दिया जाए। तो यो तो ध्यान रख दो कि ग्वालियर को किलो 6 कुन को, तो ये लाइन उससे पहले चिपका लेना। ठीक है। अब आ जाओ वापस।
अब दोनों के हैं, ओ सॉरी 1789 में। कब किया? 1789। ये समझ आया करो तुम, वही वो 89 100 साल एक आंकड़ा पीछे चलता है मेरा 7 8 में, 8 की जगह 9 लिख सकता हूँ और 9 की जगह बोलो गुरु जी ये तो 1789 रही, 1700 ठीक है, समझ आएगा। वापस आओ। अब क्या होता है कि लोकेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद में। किसकी मृत्यु होगी? लोकेंद्र सिंह। अब लोकेंद्र सिंह की मृत्यु होगी तो अंग्रेजों को बड़ा, उसका बच्चा जाके कहे कि महाराज ये लोग तो मरवा दिया, मेरा बाप ने और मरवा दिया। पहले मैं तो गोहद गांव में रह लेता, गोदी में रह लेता, अब तू ठार माथा मड़ा टेक दियो, कहाँ का माथा मड़ा पगा कर नीचे भी चल गया। अंग्रेजों को बड़ी शर्म फील हुई। अंग्रेजों ने क्या किया? 17 जनवरी 1804 को, 17 जनवरी तो 17 जनवरी 1804 में ये अंग्रेजों के पास जाके रोने लग गया। अंग्रेजों ने कहा यार, कीर्ति सिंह रोने लग गया, बोला आपने मेरे डोकरे को मरवा दिया, हम छोटा मोटा जुगाड़ था, काम धंधे करके टाइम पास करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको ग्वालियर छीन के वापस दिया। अंग्रेजों ने कीर्ति सिंह कौन था ये? लोकेंद्र सिंह का पुत्र, लोकेंद्र सिंह का पुत्र को ग्वालियर व गोहद दोनों की जागीर दी, दोनों की जागीर दी। लेके बेटा अब तू खुश रहे, ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो कहीं ले ले, काकान की देख लीजिए। हाँ, महादजी सिंधिया को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था इन्होंने, लेकिन सिंधिया जी अं थोड़ी कब्जो छोड़ दिला। वह अंग्रेज आगे दिन रात, अरे वह सुंदरा राजे सिंधिया मरिया ही गुण छोड़े दादा, अं थोड़ी देते गहलोत सरकार है, सोच लो अब की बार फिर गहलोत सरकार नहीं देख जब की बार, तो वह सुंदरा राजे का ही करे हुए महादजी सिंधे इनका पीछा करने लग जाता है, किसका? अंग्रेजों की, और पीछे पड़ गया, साथ छोड़ो ना तेरा चाहे दुनिया हो खपा। तो 22 नवंबर 1804 को अंग्रेजों ने इसके कहा कि यार देख रोजीना की लड़ाई वाली तो तू यहाँ कर, तू तितर गोद गांव यू रख ले दौलपुर वालों और ग्वालियर इन दे दे। बोला कि ठीक से मन तू और मरवा मंदी जी दादा दे दारो ले जाओ जो भी सामान ले जाओ जो। तो अंग्रेजों ने सिंधिया से संधि की, सिंधिया से संधि करके और ग्वालियर तो किसको सौंपा? अरे सिंधिया को सौंपेगा, सिंधिया। और अपना धौलपुर, बाड़ी और राजाखेड़ा, ये 3 रियासत, 3 तहसील है वहां पे बड़ी, ठीक है। बाड़ी, धौलपुर, ये किसको सौंपी? कीर्ति सिंह को, कीर्ति सिंह को सौंपे। ठीक, अब राड खत्म। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में, राजस्थान में पहली रियासत का गठन किया था, धौलपुर का। हिंदुस्तान, राजस्थान में पहली रियासत कौन सी थी? धौलपुर। तो अंग्रेजों द्वारा गठित, अंग्रेजों द्वारा गठित राजस्थान की रियासतें, राजस्थान में अंग्रेजों ने 3 रियासतें गठित की थी। कितनी रियासतें गठित की थी? 3। एक की थी धौलपुर, कौन से पुर? 1804, रट लेना छोरो, स्टार लगा लेना। दूसरी रियासत की थी टोंक, कौन सी का? 1817, आमिर खान पिंडारी, कौन सी पिंडारी? दूसरी रियासत तो क्वेश्चन भी पूछे जा चुके थे। और तीसरी रियासत जो तुम्हारी गठित की गई थी वो की गई थी झालावाड़, कौन सा वाड़? झाला, मदन सिंह 1838। 3 रियासत किसने गठित की थी? तो 3 रियासतों में पहली रियासत कौन सी थी? धौलपुर। यहाँ जाट राजवंश राज्य करता था, जो राज राणा की पदवी उपयोग में लिया करता था। अब यहाँ पे कौन कौन आते हैं ये नेक्स्ट एपिसोड में अपन देख लेंगे, 2 एपिसोड में इसको कंप्लीट कर देंगे। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की, बोलिए परमानंद धाम खोरी महाराज श्री 1008 के यज्ञ की। ले लो भैया, तुम्हारी आज जाट महासभा का ये भी हो गया है,
ठीक है, जाटों का करवा दिया, फिर मत कहना गुरुजी आज जाट नहीं करवाई। ले लो